हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में। इसका जो अधिनियम है, इस अधिनियम के आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इंट्रोडक्शनरी पार्ट इसका क्या कहता है। कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, इससे हम आज परिचित होंगे इस अधिनियम से। तो सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं कि इसमें जो अनुतोष की बात की गई है, जैसे हम इसका नाम को देखेंगे, विनितिश अनुतोष अधिनियम 1963। तो सबसे पहले हम इसके नाम को समझ लेते हैं कि ये नाम का मतलब क्या है। इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मतलब एक स्पेशल रूप से इसमें कुछ रिलीफ दिए गए हैं कि अगर आपका जो अधिकार है, जैसे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई अधिकार है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अब संविधान के तहत कोई अधिकार किसी व्यक्ति को दिया गया, जैसे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट अगर किसी का वॉयलेट होता है या प्रभावी होता है, तो उसके इन्फोर्स के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत हाईकोर्ट या आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उधर से रिट जारी करवाते हैं अपने राइट को इफेक्ट होने से बचाने के लिए, एक तरीके से उसको प्रभावित होने से बचाने के लिए अपने अधिकार को। और आर्टिकल 226 में अपने इन्फोर्स कराने के लिए राइट जाते हैं, जिसमें 5 तरह की रिट हाईकोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। तो उसमें अधिकार को वॉलिड होने से बचाने के लिए हम रिट जारी करवाते हैं। तो ऐसे ही अधिकार को अपने बचाने के लिए कुछ रेमेडी भी बात की गई है, तो वह रेमेडी की बात जो है इसमें दी गई है। तो अपने अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए कि हमारा इस प्रॉपर्टी पर या इस चीज पर हमारा अधिकार है, अगर उस अधिकार से आपको विधि अवैध रूप से किसी अधिकार का आपके साथ उसका इफेक्ट किया, तो उसको प्रभाव उसको पहुंचाया जाता है, तो उसके इन्फोर्स के लिए, जैसे आपको कोई किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसा दे दिया जाता है, आप कहते नहीं मेरा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को जो रेमेडी है वो चाहिए, उपचार चाहिए मुझे अपने अधिकार के वॉलिड होने से। जैसे जैसे कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए किसी व्यक्ति के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर से कहता है कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है या बुखार है, जो भी है। अब 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, उसको सही तरीके से दवाई नहीं दे रहा है डॉक्टर, उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, आता है कुछ दवाइयां लिख देता है और वो चला जाता है। तो वह न्यायालय में जो पीड़ित पक्ष है, वह न्यायालय में सूट दाखिल करता है अपने राइट को बचाने के लिए, तो इन्फोर्स कराने के लिए। अब डॉक्टर पक्ष जो है वह उसको पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना इलाज कराना है, मुझे ठीक होना है। तो वह होता है अनुतोष। अब उस अधिकार को बचाने के लिए वह कहता है मुझे अनुतोष चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। तो इस तरीके की कुछ रिलीफ है जो इस एक्ट में दिए गए, इसके द्वारा आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, उसको स्पेसिफिक उसको प्रवर्तन करा सकते हैं उसका। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें, जब आप प्रभावी डेट को पढ़ना क्यों आवश्यक है। प्रभावी डेट को पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जैसे आप कई सारे जुडिशरी एग्जाम जो होते हैं, जैसे एमपी जुडिशरी एग्जाम है और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जामों को देते हैं, उन एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है। जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, एडीपीओ के एग्जाम होते हैं, जो सरकारी वकील के जो एग्जाम होते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है सरकारी लोक अभियोजक में कि उसकी प्रभावी डेट बताइए। कि जैसे कोई आईपीसी है तो उसकी प्रभावी डेट बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी प्रभावी डेट बताइए। तो ऐसे ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की प्रभावी डेट आपको मिलेगी 1 मार्च 1964 कि यह 1 मार्च 1964 को प्रभाव में आती है। प्रभाव में आने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के साइन इस एक्ट पर हो गए थे, उसकी डेट भी इसमें मेंशन, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिखा नहीं है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए वाली डेट जरूरी नहीं है, लेकिन जब यह प्रभाव में आता है, जब से यह लागू होता है, तो वह है 1 मार्च 1964। अब इसमें टोटल सेक्शन भी इंपोर्टेंट हो जाती है देखना कि टोटल इसमें सेक्शन कितनी है। तो टोटल इसमें सेक्शन आपको देखने को मिलेंगी 43 यानी 43 टोटल इसको सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे इसमें कुल सेक्शन। और इसमें कुल आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे 8 चैप्टर दिए गए हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में डिवाइड है।
और इसमें एक अनुसूची देखने को मिलेगी, और इसमें जो संशोधन है, अब संशोधन को भी एक महत्वपूर्ण वरीयता दे, क्योंकि जब जुडिशरी के एग्जाम जो होते हैं, जुडिशरी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसके संशोधन, जो इसमें लेटेस्ट संशोधन हुआ है वह किस डेट को हुआ है, तो किस डेट से इन्फोर्स में आया है, मतलब जो संशोधन है वह कब से इन्फोर्स में आया है, तो 1 अक्टूबर 2018 से इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था वह इन्फोर्स में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि चैप्टर की बात, कि चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 3 पार्ट में डिवाइड है चैप्टर। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट में दिया गया है सेक्शन 1, 2, 3, 4, सेक्शन 1, 2, 3, 4, यानी टोटल इसमें सेक्शन कितने देखने को मिलेंगे आपको, सेक्शन 1 से लेके 4 तक। सेक्शन 1 से लेके 4 तक पहले में क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ के बारे में दिया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 इसका संक्षिप्त नाम हो गया। ये ऊपर से देख लें, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है इसको समझना। इसका विस्तार क्या है, तो इसका विस्तार को देख लें आप, सेक्शन 1 में ही देखने को मिलेगा। इसका विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत पर। अब संपूर्ण भारत पर यह कब से लागू होता है, तो 31 अक्टूबर 2019 डेट याद रखें आप, कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये एक्ट संपूर्ण भारत पर नहीं था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। इस कारण इस डेट से यह मतलब पूरे भारत पर लागू है, संपूर्ण भारत, होल ऑफ इंडिया पर यह एनफोर्स है और लागू है। उसके बाद इसका जो एक्सटेंड अपने देख लिया, पूरे भारत पर है, होल ऑफ इंडिया। अब इसकी जो तीसरा क्लॉज दिया गया सेक्शन 1 में, वह दिया गया कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, उसी दिन से यह लागू है। तो वो बात हो गई। उसके बाद इसमें जो चैप्टर मतलब सेक्शन 1, इसमें सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2। तो हम सेक्शन 2 को इसमें पढ़ेंगे कि सेक्शन 2 में कई सारी डेफिनेशन दी गई है, परिभाषाएं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन डेफिनेशन के आधार पर ही आप देखेंगे इस एक्ट में किन किन बातों पर विशेष रूप से बात की गई है। तो उन डेफिनेशन को आपने समझ लिया तो पूरे एक्ट में जब भी वह डेफिनेशन आपसे टकराएंगी, आपकी नजरों के सामने आएंगी, तो उसको आप डील कर सकेंगे कि इस डेफिनेशन में क्या दिया है। उस डेफिनेशन से उस सेक्शन को आप समझ सकेंगे कि सेक्शन में किस चीज का उल्लेख किया गया, किस बात को यह बताना चाह रहा है, मतलब किस प्रोविजन को इंटरप्रिटेट कर रहा है। तो वो चीज है। उसके बाद हम बात करें सब पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 के बारे में जब आप बात करेंगे तो पार्ट 2 में दिया गया है रिकवरी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, और इसमें दिया गया है चैप्टर 3, 4, 5 और 6। इसमें टोटल कितने चैप्टर दिए गए हैं, तो इसमें हम चैप्टर की, तो इसमें कितने चैप्टर दिए गए, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो एक्ट है, मतलब चैप्टर जो पार्ट 2 है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका पार्ट 2। इसमें मैंने आपको बताया सेक्शन जो 2 है, सेक्शन 2 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इससे हर जगह प्री का क्वेश्चन बनता है और मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है। डायरेक्ट 2 नंबर या 4 नंबर का मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद जो चैप्टर इसका पार्ट 2 है, उसमें जो चैप्टर दिए हैं, कितने चैप्टर दिए गए हैं इसमें चैप्टर है 1 से लेके 1 to 6, 6 चैप्टर दिए गए हैं। और टोटल इसमें सेक्शन मिलेंगे 5 से लेके टोटल 35 तक। तो सेक्शन इसमें टोटल देखने को मिलेंगे आपको 5 से सेक्शन 35 तक। सेक्शन 5 से लेकर 35 तक दिए गए, जिसमें रिकवरी ऑफ पोजीशन की बात की गई। जैसे कोई संपत्ति पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो संपत्ति क्या, दोनों प्रकार की संपत्ति की रिकवरी की बात की गई है इसमें, कि किसी संपत्ति पर जैसे चल या अचल संपत्ति है, उसको किसी संपत्ति पर अवैध रूप से निकाल दिया जाता है, विधि के द्वारा नहीं, उसको अवैध रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा निकाल दिया जाता है, तो वह न्यायालय में सूट दाखिल करता है और अपने रिकवरी ऑफ पोजीशन की बात करता है न्यायालय से। तो वह बात की गई है इसमें, मतलब संपत्ति के रिकवरी, संपत्ति पर पोजीशन की रिकवरी की बात की गई है, जिसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार की संपत्ति आती हैं। आप कहेंगे मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति क्या होती है, तो मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति यानी चल और अचल संपत्ति की बात करें यहाँ पर।
चल और अचल संपत्ति की बात करें आप, तो चल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति और अचल संपत्ति को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे जी मान लो खेत है, अब इस खेत में एक पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ है। अब इस पेड़ में जब वह जड़ से मतलब जब वह जमीन से अटैच है, जमीन से क्या है? अटैच है, तो वह क्या है? अचल संपत्ति। जब वह भूबद्ध है, जमीन से अटैच है, तब वह क्या है? अचल संपत्ति। अब वह जब इधर से काट लिया जाता है, मान लो इधर से उसने काट दिया उस पेड़ को, तो यह पेड़ क्या हो गया? अलग। तो पेड़ क्या हो गया? अलग। अब इस पेड़ को काट के ले जाया गया है, तो वह हो गया चल संपत्ति। तो अचल और चल संपत्ति ऐसे होता है, मतलब कोई जब संपत्ति है तो वह अटैच होती है, तो वह अचल संपत्ति होती है भूमि से। जब वह भूमि से अटैचमेंट उसका हटा दिया जाता है, तो वह चल संपत्ति होती है। दोनों संपत्तियों की बात की गई है इसमें। तो दोनों संपत्तियों की बात की गई है कि उसके रिकवरी ऑफ पोजीशन की बात की गई है इसमें, और संविदाओं की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई है कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का कोई संविदा कर ली जाती है। अब वह जहां इस इधर से मैं एक बात आपको समझा देता हूं कि जैसे किसी प्रकार की दो पक्षकार के बीच कोई संविदा की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के भंग होने पर, उसका ब्रीच होने पर उसके प्रतिकर की बात की गई, कंपेंसेशन की बात की गई है उसमें, तो वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात की गई। जब आप सेक्शन 73 को देखेंगे, शायद सेक्शन 73 ही है, उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें प्रतिकर की बात की गई। जब संविदा का भंग हो जाता है, उसको ब्रीच कर लिया जाता है। लेकिन जब संविदा का भंग होने पर व्यक्ति कहता है कि मेरी इस संविदा से, प्रतिकर से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा जो उपचार है वह है कि जैसे मैंने आपसे बात की थी, एक हॉस्पिटल में, अब वह जब उसको पैसे दे रहा है डॉक्टर, तो वह उस पेमेंट से वह सेटिस्फाई नहीं है। वह कहता है कि नहीं, मुझे इस पैसे से लेना देना नहीं है, मुझे क्या कराना है? अपना इलाज। तो इलाज कराने के लिए वह व्यक्ति कहता है न्यायालय में, तो वह अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है, तो डॉक्टर को उसका इलाज करना होगा। तो ऐसे संविदा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई है। अब उसके बाद हम बात करें कि ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें बताए गए हैं। सेक्शन 40 में जब आप देखेंगे तो संविदा जिनका निर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, मतलब ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, तो उसकी बात की गई है इसमें। उसके बाद इसमें बात किया गया है उसके बाद भी किया गया है कि व्यक्ति जिनके लिए या जिनके विरुद्ध, मतलब ऐसे व्यक्तियों को बात की गई है। सेक्शन 15 से बात करेंगे। सेक्शन 15 से लेकर टोटल सेक्शन 24 तक बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध या जिनके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, वह बात की गई है। और व्यवस्थापन के निष्पादन हेतु पंचायतों और निर्देशों का प्रवर्तन की बात की गई है। तो कुछ का उसके लिए कोई अवार्ड वगैरह की बात की गई, उसके लिए कोई अवार्ड, इस मतलब प्रतिकर कंपेंसेशन उपचार के अलावा भी कोई बात कि किसी प्रकार का कोई अवार्ड बात की जाती है, तो वह अवार्ड की बात की गई है सेक्शन 25 में। उसके बाद देख लें चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में इंस्ट्रूमेंट के रेक्टिफिकेशन की बात की गई है कि जब संविदा किसी व्यक्ति के बीच हो जाती, दो पक्षकार के बीच कोई संविदा कर ली जाती है, अब वह संविदा जो है किसी कपट या भूल से की गई है, लेकिन उस संविदा से वास्तविक आशय अभिव्यक्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वास्तविक आशय अभिव्यक्त नहीं होता है। जब वह संविदा कर ली जाती है तो उसमें जो फैक्ट लिखे जाते हैं या कथन या स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, बिंदु लिखे जाते हैं, जिन पर बात चलती है पूरी कि मैं इस संपत्ति पर आपको ये प्रोवाइड भी कराऊंगा, इस संपत्ति पर जो फर्नीचर लगा है वह भी ट्रांसफर होगा, ये इस संपत्ति का जो लेन देन है, मतलब जो पैसे का लेन देन है वह चेक के माध्यम से इस प्रकार से किया जाएगा। तो उसमें जो बिंदु लिखे जाते हैं सारे, तो उसमें ऐसे कोई जो बिंदु हैं वह कपट से, किसी एक पक्षकार के द्वारा कपट से या फिर भूल से कर दिए जाते हैं। तो जो पीड़ित पक्ष होता है वह
उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए, परिशुद्धि के लिए, लिखितों के परिशुद्धि के लिए एप्लीकेशन न्यायालय में देता है, तो वह सेक्शन 26 की एप्लीकेशन न्यायालय में देता है कि कब लिखित परिशुद्धि किए जा सकेंगे, इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 26 में। उसके बाद बात करें संविदा के विखंडन के बारे में, रेसेशन के बारे में। तो कोई संविदा की गई है, उसके विखंडन के बारे में बात की गई है कि वह विखंडित कब कब किया जाएगा, वह विखंडित कब नामंजूर किया जाएगा, कब एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर 5 बात करता है इसके रद्दीकरण के बारे में कि वह जो इंस्ट्रूमेंट किया गया है, वह इंस्ट्रूमेंट रद्द भी कब किया जा सकेगा, मतलब खत्म किया जाएगा, लोग उसको कैंसिल कब कर सकते हैं, उसके बारे में बात किया गया चैप्टर 5 में, जिसमें सेक्शन 31 से लेकर 33 तक दिया गया सेक्शन। उसके बाद चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 6 की बात दी गई है तो घोषणात्मक डिग्रियों की बात की गई कि कोई संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कोई कब्जा था, अब उसको उस कब्जे से उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, तो न्यायालय में वह डिक्लेरेशन शूट दाखिल करता है कि वह अब डिक्लेयर करता है, अपनी जो घोषणा करवाता है न्यायालय से कि यह संपत्ति मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। तो वह सेक्शन 34 या 35 में इसका प्रभाव जो है वह सेक्शन 34 35 में, सेक्शन 34 में दी गई है घोषणात्मक डिग्रियों के बारे में, और सेक्शन 35 में उस डिग्री का प्रभाव के बारे में बात की गई है। उसके बाद बात करें पार्ट 3 के बारे में, तो पार्ट 3 जो है इसमें दिया गया चैप्टर 7 और 8, चैप्टर 7 और 8 दिया गया। चैप्टर 7 में दिया गया सेक्शन 36 37, सेक्शन 36 जो दिया गया है वह निवारक अनुतोष कैसे अनुचित किया जाएगा, मतलब इसके प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में दिया गया है इसमें कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है। और प्रिवेंटिव रिलीफ जब आप इसमें पढ़ेंगे तो प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वह 2 प्रकार से दिया जाता है किसी व्यक्ति, 2 प्रकार से, जैसे इसमें एक अस्थायी व्यादेश है और एक स्थायी व्यादेश है, शाश्वत व्यादेश, जो कि परपेचुअल इंजेक्शन की बात की गई है। मतलब जो निवारक अनुतोष है वह 2 रूपों में दिया जाएगा। कैसे कैसे दिया जाएगा, एक तो टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में और परमानेंट इंजेक्शन के बारे में। तो जो टेम्परेरी इंजेक्शन है वह सीपीसी से भी गवर्न होता है, सीपीसी में इसके बारे में प्रोविजन मिलेगा आपको। तो इस अधिनियम के बारे में जो परिचय वाली क्लास थी वह हमने इस क्लास में खत्म कर ली है। पूरी बात जो इसमें थी चैप्टर जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो चैप्टर 8 तक हमने इसमें पढ़ा। टोटल चैप्टर इसमें 80 होते हैं, तो टोटल चैप्टर और सेक्शन 43 तक हमने देख लिया, तो सेक्शन 43 इसमें जाके खत्म हो जाएगा। तो इसमें है हम जुडिशरी के हिसाब से देखेंगे। जुडिशरी में भी आप ऐसा ना सोचें कि यह केवल एमपी जुडिशरी के लिए या यूपी जुडिशरी के लिए, सबके लिए ये वाली क्लास। तो यह इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने देखा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहने की कोशिश करता है और इसमें कितने क्या सेक्शन दिए गए हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसकी हम मैंने ओवरव्यू देख लिया है इस पहली क्लास में, इसकी इंट्रोडक्शन, इसके परिचय वाली क्लास में। तो आने वाली क्लास मैं इसमें एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें आपको एसआरए की सारी क्लासें देखने को मिल जाएंगी। इससे पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है इस चैनल पे, तो वो भी आप देखें। और उसमें किसी प्रकार की कोई मतलब आपको लगता है कि इस टॉपिक पर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं भी उसमें भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो हमारे लॉ रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं उनको कई जगह जाने की जरूरत नहीं है, वह अपने YouTube के माध्यम से भी अपना टाइम वेस्ट बिना करें अपनी पढ़ सकते हैं YouTube के माध्यम से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में।